हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए इतनी बढ़िया चीज लेकर आया हूँ। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर वो तो हो रहा है लेकिन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं तो हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी आपके लिए लाए हैं। तो आप देख सकते हैं, आज हम आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करा देते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका दिखा देता हूँ कि आज हम करने क्या वाले हैं। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको बार बार एक चीज बताना चाहूंगा, ये उन बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद चीज है कि जो कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, मान लो तो, और उनका अकाउंट से रिलेटिव कहीं भी एग्जाम है तो वो इसे यूज कर सकते हैं। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई हमारे तो आ ही नहीं रहा पेपर में, वो हम लेकिन हमारे पास अकाउंट है। अरे आप कहीं भी काम करो, अगर आपका अकाउंट से रिलेटिव हो तो आपके काम आ जाएगी वीडियो। मैं ये कह सकता हूँ इतना, क्योंकि आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है अकाउंट के लिए आज के लिए। अगर आप बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, तो हर चीज की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है अकाउंट में। तो उसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मैं बिना समय गवाए अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। देखें, तो सबसे पहले हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी हमारे देखो सामने आ रही है। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में, जैसे हमारे सामने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी, हम ऐसा करेंगे हमारी 1 से 2 3 क्लास इसमें लग सकती है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है हमारे इसमें। तो मैक्सिमम कोशिश करूंगा मैं जितनी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, मैं अपनी सारी टर्मिनोलॉजी नहीं करूंगा। हर क्लास में आपकी थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजी में इसकी ले करूंगा। तो उसके बाद ये आपके देख रहे होंगे एमसीक्यू, हर चैप्टर, लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसके एमसीक्यू जितने भी बनते हैं। सेकंड प्रिपरेशन ऑफ बेसिक अकाउंटिंग बुक से जितने भी एमसीक्यू बनते हैं। अंतिम खाते फाइनल अकाउंट से जितने भी एमसीक्यू बनते हैं। डेप्रिसिएशन हरास से जितने भी एमसीक्यू बनते हैं। बैंक समाधान विवरण से जितने भी एमसीक्यू बनते हैं। फिर आपको उधर ये सेल्फ बैलेंसिंग लेजर से जितने भी एमसीक्यू बनते हैं। अशुद्ध और एरर से संबंधित एमसीक्यू जितने बनते हैं। पूंजीगत और आयकर, तो इससे आगे की मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि ऐड करता जाऊंगा मैं आपके वाली। तो आपको ये सब चीज मैं कराऊंगा एक ही क्लास में, जिसमें एमसीक्यू आपके कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखना ना भूले, शेयर तो जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूले। ठीक है, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं, भगवान का नाम। तो आप देख रहे होंगे कि कुछ मार्क लगे हुए हैं, ये वो मार्क लगे हुए हैं जो कुछ बच्चों को पढ़ाएगा, उससे रिलेटेड मैंने नोट्स बनाकर आपको बुक में से दे रहा हूँ। ये जो मेन चीज है वो आपको, जो आपके काम आ जाए। तो परिसंपत्तियां, एसेट्स, ये ऐसी मूर्त या अमूर्त वस्तु होते हैं जिनके मूल्य को धनराशि के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है, तथा जो किसी व्यापार के द्वारा स्वीकृत या ग्राह्य होती है। ओके, दायित्व, लायबिलिटीज, ये पढ़ रहे हैं हम। लेनदारों की देयता, जब किसी व्यापारिक संस्था द्वारा किसी व्यक्ति या फर्म में उधार खरीदे गए माल का धन देय होता है, तो वह व्यक्ति या संस्था उस व्यापारिक संस्था का लेनदार कहलाती है। ऐसे लेनदार का व्यापारिक लेनदार भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्वामी का देयता, ओनर इक्विटी, ये स्वामी के व्यापार की परिसंपत्तियों पर दावे होते हैं। इसके पर्यायवाची शुद्ध मूल्य पूंजी तथा स्वामित्व या प्रभुत्व कहते हैं। ठीक है, लेन देन या सौदा, ट्रांजैक्शन, व्यवसाय में वस्तुओं के क्रय विक्रय ही लेन देन या सौदा कहलाता है। अर्थात व्यापार से संबंधित समस्त विनिमय जिनका मूल्यांकन मुद्रा में हो सकता है, उसे लेन देन कहते हैं। ये लेन देन नगद या उधार हो सकते हैं। यदि वस्तुओं का मूल्य उसी समय चुका दिया जाता है तो यह नगद लेन देन कहा जाएगा। केवल वस्तुओं का मूल्य भविष्य में चुकाने को वचन दिया गया तो उधार लेन देन कहलाएगा। पूंजी, कैपिटल, व्यवसाय के स्वामी द्वारा जो धनराशि व्यवसाय में लगाई जाती है उसे पूंजी कहा जाता है। यह व्यवसाय के लिए दायित्व होती है। पूंजी माल, संपत्ति तथा नगद रुपए के रूप में हो सकती है। पूंजी व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसे व्यय जो कि किसी परिसंपत्ति को प्रभावित करने योग्य पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। ओके, आयगत या आगम व्यय, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे परिव्यय जो किसी चालू या स्थायी परिवर्तन के लिए प्रभावित करने योग्य आयगत या आगम व्यय कहलाते हैं। ठीक है, स्थगित आयगत व्यय, अनेक वर्षों के लिए परिलाभ प्राप्त करने के लिए आगामी या आयगत व्यय की बारी अनुव्यय स्थगित आगम या आयगत अनुव्यय के रूप में वर्गीकृत किया था। अर्थात ऐसा व्यय जिसका लाभ अनेक वर्षों तक मिलता रहे उसे स्थगित आयगत व्यय कहते हैं। यह व्यय की राशि बहुत अधिक होती है, जैसे विज्ञापन पर किया गया भारी मात्रा में व्यय। मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बता देता हूँ थोड़ा सा, देखो। और तो मैंने डेफर्ड रेवेन्यू, और तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन, मतलब मान लीजिए, जैसे 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 हम ले लेते हैं एग्जांपल, फेयर एंड लवली का ले लेते हैं। ठीक है, तो फेयर एंड लवली का हमने एग्जांपल लिया, ये लिया, मान लो उनने अपने एड में आपकी कौन थी, यामी गौतम कर रही थी आपका एड उसमें। तो मान लो उन्होंने उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम 5 करोड़ रुपए ले लो और हमारा 5 साल तक ऐड करना। ठीक है, उनने सिग्नेचर कर दिए, उसे 5 करोड़ रुपए उन्होंने दे दिए।
इन्होंने 5 करोड़ रुपए आज दे दिए, लेकिन क्या इसका फायदा एकदम मिला? नहीं। इसका फायदा हमें 5 साल तक, अगले 5 इयर्स तक मिलेगा। ओके, तो मतलब इससे ऐड वगैरह जो भी इनके सिग्नेचर होंगे वो सारे यामी गौतम करेगी। तो वो होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये वाला आपका पूछा आता है। कैसा है, मैं दोबारा इसे पढ़ना चाहूंगा। इरेज कर देते हैं थोड़ा सा जरा यहाँ से। ये अनेक वर्षों के लिए परिलाभ प्राप्त करने के लिए आगम या आयगत व्यय की भारी अनुव्यय स्थगित आगम या आयगत व्यय के रूप में वर्गीकृत कहता है। अर्थात ऐसा व्यय जिसका लाभ अनेक वर्षों तक मिलता रहे उसे आयगत स्थगित आयगत व्यय कहते हैं। यह व्यय की राशि बहुत अधिक होती है, जैसे विज्ञापन पर किया गया भारी मात्रा में व्यय। ठीक है, आहरण या निजी खर्च डोइंग, जब किसी व्यवसाय के स्वामी द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय माल या रोकड़ निकाला जाता है तो उसे आहरण कहते हैं। कर परचेज, जब जिस माल से व्यापार किया जाता है उसे खरीदने को ही क्रय कहा जाता है। यदि माल नगद क्रय किया जाता है तो उसे नगद क्रय कहते हैं, और यदि माल उधार खरीदा जाता है तो उसे उधार क्रय कहते हैं। क्रय शब्द में नगद और उधार दोनों प्रकार के क्रय शामिल होते हैं। क्रय वापसी परचेज रिटर्न, जब क्रय किया गया माल किसी कारणवश वापस कर दिया जाता है तो उसे क्रय वापसी या बाह्य वापसी कहते हैं। ये वापसी प्राय माल के नमूने के अनुसार न होने पर होने या माल में कोई दोष होने के कारण होती है। लेनदार या ऋणदाता क्रेडिटर, जिस व्यक्ति से व्यापार ने माल सेवा या रोकड़ उधार ली हो वह लेनदार कहलाता है। देनदार या ऋणी डेटर्स, यदि किसी व्यक्ति को व्यापार से माल सेवा या रोकड़ उधार दी गई हो तो वह व्यापार का देनदार कहलाता है। रहत्या स्टॉक, जो माल व्यापारी के पास खाते बंद करने की तिथि बिना बिका हुआ या बिना प्रयोग किया हुआ रहता है उसे रहत्या या स्कंद स्टॉक कहते हैं। यह माल जिस वर्ष के अंत में बचता है उसे वर्ष के लिए अंतिम रहत्या क्लोजिंग स्टॉक तथा अगले वर्ष के लिए प्रारंभिक रहत्या ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये चीज हमारी यहाँ तक हो गई। तो इसमें हमने देखो आज की जो हमारी टर्मिनोलॉजी थी, ये फर्स्ट वाला पेज हमने आज क्लियर कर दिया। ये सेकंड वाला पेज आपको पढ़ के आना है, ये आपकी नेक्स्ट क्लास में होगा। उससे पहले मैं आपके एमसीक्यू लेता हूँ इसके वाले, तो क्योंकि हम एमसीक्यू भी रोज डेली में ले करेंगे। तो आ जाइए, पुस्तक पालन का प्रारंभकर्ता किसे माना जाता है? सबसे नंबर 1, पुस्तक पालन का प्रारंभकर्ता जिस बच्चे ने अकाउंट पढ़ी होगी उसे ये तो पता ही होगा किसे माना जाता है, ल्यूकस पैसिओली। अब बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम में जा रहे हो तो आपकी बात ल्यूकस पैसिओली तक खत्म ही नहीं होती। क्वेश्चन कहाँ से करेगा, देखे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। नंबर 1, ल्यूकस पैसिओली कहाँ के थे? इटली के। ल्यूकस पैसिओली को पुस्तक पालन का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, 1494 प्रकाशित पुस्तक दी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चिस, ये वाला इसका नाम हो गया 1494 में। और पुस्तक का नाम भी पूछ सकता है, डी कंप्यूटेड स्क्रिप्ट है ना, तो ये वाला नाम बही खाता पर लिखी गई प्रथम पुस्तक मानी जाती है। इस पुस्तक को अंग्रेजी, अब दूसरा क्वेश्चन बचता है, अंग्रेजी में अनुवाद हयूंग ओल्ड केसल क्लियर, हयूंग ओल्ड केसल द्वारा 1943 में किया गया। तो मतलब आपके 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। नंबर 1, पुष्पालन का प्रारंभकर्ता किसे माना जाता है? ल्यूकस पैसिओली, ये वाला तो आपका यहाँ तक। लेकिन इसमें इटली के थे, ल्यूकस पैसिओली पुष्पालन जन्मदाता थे, 1494 में कराता था। और डी कंप्यूटर स्क्रिप्ट वही खाता लिखी गई प्रथम पुस्तक, और अंग्रेजी में अनुवाद ह्यूंग ओल्ड ने करा 1943 में। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखो टेस्ट का मीनिंग कुछ बच्चे कहेंगे टेस्ट को लिखा है, ये टेस्ट हुआ है, मैं बच्चों के टेस्ट भी लेता रहता हूँ तो उसमें उन्हें क्वेश्चन दे देता हूँ। उसमें लिख रखा है मैंने कि भैया आपका टेस्ट से आया था टेस्ट में, लेकिन मैंने इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा था। मैंने उनसे पूछा था कि अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने करा, तो मैंने ऑप्शन दे दिए थे कि अलग अलग नाम ह्यूम गोल्ड भी, तो उसमें एक आंसर होता। तो उस तरीके से बच्चों की प्रैक्टिस बढ़ जाती है। हिसाब किताब की पुस्तकों में निश्चित नियमों के अनुसार लेखा करने की विधि को क्या नाम देते हैं? पुस्तक पालन, ये आपका एरा पुस्तक पालन व कला है विज्ञान है। यहाँ से नंबर 1 क्वेश्चन बनता है, पुस्तक पालन कला है विज्ञान है, दोनों है या सभी? तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पुस्तक पालन कला और विज्ञान दोनों, जिसमें व्यावसायिक लेन देन एवं संबंधित वित्तीय प्रकृति के अन्य लेन देनों को कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार लेखा किया जाता है ताकि व्यापार से संबंधित प्रतिवित्तीय सूचना किसी भी समय प्राप्त की जा सके। लेखांकन के आदर्श अवधि कितनी होनी चाहिए? लेखांकन की आदर्श अवधि कितनी होनी चाहिए? 1 वर्ष। हमारे तो व्यापारी अपने सभी लेन देन को अपने बही में लिखकर खातों को एक निश्चित तिथि को बंद करता है। जैसे व्यापारी अपने खाते 31 मार्च को बंद करता है तो उसके व्यापार की लेखा अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च होगी। अगले वर्ष वह 1 अप्रैल को फिर नए खाते को खोलेगा। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। आदर्श अवधि 1 वर्ष है। ओके, नई मशीनरी के संस्थापन पर होने वाले खर्च के विकलन किस खाते कराए जाएंगे? कह रहा है नई मशीनरी के संस्थापन होने वाले खर्च जो है किस खाते में कराए जाएंगे? सबसे नंबर 1 भैया, जब नई मशीनरी आ रही है तो वो इसके ही माने जाएंगे वाले, किसके माने जाएंगे? इसके ही माने जाएंगे मशीनरी के। तो लागत अवधारणा मतलब कॉस्ट कॉन्सेप्ट के आधार पर स्थायी संपत्ति नई मशीनरी
का उस कीमत पर किया जाना चाहिए जिस पर वह प्राप्त की गई हो। इसमें स्थापना संबंधी व्यय को भी सम्मिलित किया जाता है। लागत मूल्य, लागत व्यय, स्थापना व्यय, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर बन गया। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा हम पॉइंटर अपना छोटा कर लेते हैं क्योंकि बड़ा ज्यादा हो रहा है। ओके, तो ये हमारा था। फिर एक व्यापारी अपने यहाँ हानि लेखांकन के किस स्वरूप को अपनाता है? हानि, हानि लेखांकन किस में पता चलेगा भैया? हानि तो वित्तीय लेखांकन में पता चलेगा ना, हमारा बी आंसर। क्लियर। लेखांकन व्यवसाय व्यवहारों में प्रबंधन वित्तीय प्रकृति के हों, अभिलेखन, वर्गीकरण और विज्ञापन, महत्वपूर्ण संशयों, विश्लेषण और विवरण तैयार करने, उन व्यवहारों घटनाओं की व्याख्या करने एवं उनके निष्कर्षों को उन व्यक्तियों तक पहुंचाने जिन्हें निर्णय लेने का कार्य करना है। एक नई मशीनरी की स्थापना पर जो खर्च होगा वह किस खाते में डेबिट होगा? नॉर्मल सी बात है, मशीनरी खाता है, पीछे पड़ चुके। अंतिम रहता है मूल्यांकन किस पर किया जाता है? लागत मूल्य और बाजार मूल्य में जो भी कम हो, या आप इसे पढ़ सकते हैं। रहत्य का मूल्यांकन अधिकांश लागत में बाजार मूल्य पर जो भी कम हो सिद्धांत पर कहता है। इसे रूढ़िवादिता का सिद्धांत कहते हैं। यदि रहत्य का बाजार मूल्य उसी लागत से अधिक हो तो इसमें संभावित लाभ को लाभ नहीं माना जाएगा। यदि रहत्य का बाजार मूल्य लागत से कम हो तो इसे हानि का प्रावधान कर लेना चाहिए। यहाँ माल की लागत का अर्थ माल के मूल्य में वह जोड़कर जो माल के विक्रय योग्य स्थिति को लाने में किए गए हैं। अनुदारता परिपाटी निम्नलिखित में से क्या शामिल है? अब सबसे नंबर आई अनुदारता परिपाटी क्या होती है? कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का है संपत्तियों को घटाकर लिखना, संपत्तियों को घटाकर लिखना। देख लेते हैं। अनुदारिता परिपाटी, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन तुम्हारा आया के अनुसार लाभों की पूर्व कल्पना नहीं करनी चाहिए। तो इस परिपाटी के अनुसार संपत्तियों को घटाकर लिखना चाहिए। अंतिम रहत्य का मूल्यांकन लागत मूल्य बाजार मूल्य में जो भी कम हो उस पर किया जाना चाहिए। क्लियर है। ये वाले हमारे बनते हैं क्वेश्चन इसमें से। तो हम ये वाला पेज और पढ़ते हैं अभी। निम्नलिखित में किस अवधारणा के अनुसार व्यापारी की शुद्ध आय का निर्धारण करते समय ऐसे समस्त परिव्यय जो सब्जी के राजस्व के लिए परियोजन संबंधित आगमन के विरुद्ध प्रभावित किए जाने चाहिए? आपका आंसर है आय व्यय के मिलान अवधारणा। यहाँ से आप इसे नोट कर सकते, मतलब रीड कर सकते हैं। मैं आप मैक्सिमम क्वेश्चन करूंगा कि आपको सीधा आंसर कराऊं क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किस लेखांकन अवधारणा के अनुसार व्यापार का स्वामी कंपनी पूंजी या किसी सीमा तक लेनदार माना जाता है? व्यावसायिक इकाई अवधारणा। क्लियर। ये आप कहते हो, आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ऐसा होता है, एक तो ये मान लो ये बिजनेस है और ये इसका व्यापारी है। जो इसके लेके हैं वो अलग होंगे, इसके लेके अलग होंगे। इन दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। ठीक है, यूनी की एक जैसा कि भैया घर खर्च कर रहा है तो इसी में मिला लो, नहीं, इसका अलग इसका अलग, खत्म। अनुदारता परिपाटी के अनुसार स्टॉक का मूल्यांकन किसके आधार पर किया जाता है? जैसा भी करा, बाजार मूल्य, लागत मूल्य, जो भी कम हो। पीछे हम पढ़ चुके इसे। पूंजी व्यय को आगम व्यय मानने का परिणाम क्या है? पूंजी व्यय को आगम व्यय मानने का परिणाम यह है ए, गुप्त संचय। अगर पूंजी व्यय को आगम व्यय मानेंगे, पूंजी व्यय ऐसा मान लो, जैसे मान लो पूंजी, जैसे हमने कोई नई मशीन है उस पर 20,000 रुपए खर्च हो गए किसी वजह से, छोटे छोटे खर्चे, हमने उसे आयगत मान लिया, तो वो आपका गुप्त संचय। पढ़ लेते हैं। पूंजी व्यय अर्थात संपत्ति को अर्जित करने पर किया गया व्यय जो कि आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति की तरफ दिखलाई जाती है। जब इस व्यय को आगम व्यय मान लेते हैं तो यह एक प्रकार का गुप्त संचय। जब संचय की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि वह आर्थिक चिट्ठे को देखे प्राप्त न हो, अर्थात संपत्ति का दायित्व की अपेक्षा अधिक होते हुए भी आर्थिक चिट्ठे द्वारा प्रकट न हो, उसे गुप्त संचय कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आते हैं हम। अनुसंधान तथा विकास पर वहन किया गया व्यय, अनुसंधान तथा विकास पर वहन किया गया, ये आपको पीछे में आपको बताता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, स्थगित आगमक व्यय। ठीक है, किसी व्यापार द्वारा अर्जित प्रयुक्त संपत्ति की प्रवृत्ति या व्यापारिक क्षमता को पुनः स्थापन के संबंध में पूर्व अवस्था में लाने या पुनः ठीक करने के लिए वहन किया गया व्यय क्या कहलाएगा? पूंजीगत व्यय कहलाएगा अपना। ठीक है, बाजार में नया उत्पादन लाने पर किया गया अत्यधिक प्रारंभ व्यय किस में वर्गीकृत किया जाना चाहिए? आपका स्थगित राजस्व व्यय। बाजार में नया उत्पाद लाने, जैसे मान लो कोई भी नया उत्पाद लाते हैं और वो ऐड कराते हैं, जैसे मान लो सलमान खान हुआ, अक्षय कुमार हुआ, अजय देवगन हुआ, कोई भी हुआ, अगर मान लो कोई सा नया ब्रांड आ रहा है उसके लिए वो ऐड करा रहे हैं, कोई सा भी हीरो, कुछ भी, मतलब कुछ कोई सी भी इस टाइप की पेमेंट जो ऐड कराई जा रही है वो कराई जा रही है, उसका लाभ हमें अब ना मिलकर आगे आने वाले वर्षों तक मिलता है, उसे ही हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, स्थगित राजस्व अनुगत व्यय। किसी ट्रक के खरीदने के तुरंत पश्चात कंपनी का नाम पेटेंट कराने के लिए ट्रक पर पेटेंट की गई अन्य विज्ञापन सामग्री के लिए 5,000 रुपए का धन किया गया, 5,000 रुपए की धनराशि मानी जाएगी आपका बी। लागत या आयगत व्यय, भैया पेंट करा रहे हैं, पेटेंट करा रहे हैं कंपनी से, उससे मतलब कोई आयगत लागत या आगम व्यय कहलाएंगे। निम्नलिखित में कौन सी पूंजी व्यय नहीं है? आपका डी। 2 वर्ष पुरानी कार के लिए 8 रुपए 50 पैसे के लिए 100 पार्क पलंग खरीदना पूंजीगत व्यय नहीं है। बहुत छोटा खर्चा हो गया, खर्चे भी ध्यान रखने हैं। बहुत बड़ा हो तो पूंजीगत उसे देख के कर सकते हो, नहीं तो छोटे छोटे खर्चे सारे आप ये वो कर सकते हो। वसूली अवधारणा कब लागू होती है? आप जैसा मान लो भैया नई मशीन ला रहे थे, 1 रुपए का पेच आया, स्थगित आगम व्यय मानोगे? नहीं, आएगा तो मान लो। वसूली अवधारणा कब लागू होती है? बी,
जब माल ग्राहक को परिचित कर दिया जाता है। ठीक है जी। फिर मात्रात्मक संज्ञा निम्नलिखित में से किस अवधारणा के आधार पर खातों में दर्ज नहीं किया जाता? बी, उपार्जन अवधारणा। नेक्स्ट, वस्तु विन्यास की पद्धति पर निषेध किस कारण है? सी, वास्तविकता परिपाटी। नेक्स्ट आते हैं इसमें, शुद्ध कार्यशील पूंजी का संबंध किससे है? सी, चालू संपत्ति और चालू दायित्व से। निम्न में कौन सी मध्य चालू दायित्व है? ए, बकाया मजदूरी। बकाया मजदूरी चालू दायित्व बकाया मजदूरी चालू दायित्व का अर्थ ऐसे दायित्व होता है जिसके भुगतान 1 वर्ष के अंतर्गत की दिया जाता है। निम्नलिखित में परिवर्तनीय व्यय कौन सा है? डी, उपरोक्त सभी। अप्राप्य ऋण, महाप्रबंधक का वेतन, प्लांट एवं व्यय, ह्रास। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिवर्तनीय व्यय है? ऋण पत्रों पर ब्याज। किसी व्यापारिक कंपनी के द्वारा प्राप्त किया गया किराया 300 रुपए और इसे निम्नलिखित में से क्या माना जाना चाहिए? अपरिवर्तनीय व्यय। व्यापारिक कंपनी के द्वारा प्राप्त किया गया किराया एक प्रकार का गैर संचालन आय है। ये आय व्यापार के सामान्य संचालन से संबंधित नहीं है, अतः अपरिवर्तनीय आय के अंतर्गत आती है। तो हमारा आज हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया दोस्तों, और हम कल कर लेंगे। इसके अंदर हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़े से आपके जब ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी कल निमट जाएगी तो फिर हम 2 से 3 चैप्टर एक दिन में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए इस चीज के लिए बहुत मेहनत की गई है। तो आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं। ओके, हम इसे रफ कर देते हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे पीडीएफ देखो, पीडीएफ मैं आपको दे देता, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पीडीएफ लेकर शांत बैठ जाता है। अरे वीडियो में देखकर पढ़ो और दूसरों को भी शेयर करो जिससे वे भी पढ़ सकें। पीडीएफ में क्या है, आपने मोबाइल में ली, मोबाइल में किसी फोल्डर बनाकर डाल ली और बात उसकी खत्म हो गई। अरे जब तक उस चीज को लिखोगे नहीं, करोगे नहीं, तो कैसे याद होगी? दोस्तों एक बात तो बताओ आप, पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी। पीडीएफ मैंने दी तो उसका रिजल्ट क्या आया कि बच्चे क्या करते थे, पीडीएफ ले लेते थे, चैनल पर आते भी नहीं थे, इसे देखते भी नहीं थे। तो दोस्तों पीडीएफ से ज्यादा आपका मेन इंपॉर्टेंट ये रखता है कि आप वीडियो को देखें, पढ़े। तो क्या है, आपने वीडियो देखी, आपका यहाँ का यहीं आपको याद हो गया, पीडीएफ की जरूरत ही नहीं बची। मतलब वो जो आप मोबाइल के स्टोरेज में सेट कर रहे हो ना, तो वो आपको मोबाइल की स्टोरेज में सेट करने की जरूरत है। वो माइंड में सेट हो गया आपके क्वेश्चन, वो आपकी बात जो है। मैं एक बात हमेशा याद रखना, अगर जहाँ पे आप पढ़ रहे हो आपको कोशिश होनी चाहिए उस क्लास में से कम कुछ नहीं तो अगर आप 80% लेकर उठ गए उस क्लास का, तो ये समझ लो रिवीजन करके 20% तो आप ले लोगे। पर 100% के लिए आपको मेहनत नहीं करनी। पीडीएफ लेकर अगर आप बैठ गए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। हो सकता है कि 10 दिन बाद समझ में भी ना आए वो क्या बताया था उसके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं।